बोंजूर, अगर आप रिपीट करना चाहें, एक ये शब्द है बोंजूर. Bonjour. बोंजूर यार. सो इवन बिफोर आई स्टार्ट, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा देवकरण सर का. मुझे लगता है कि बोंजूर उन्होंने जो ये सेटअप किया है, उनका जो हार्ड वर्क है और वो जो पूरी एक टीचिंग फ्रेटर्निटी स्पेशली फॉरेन लैंग्वेजेस में सबको साथ में लेके आए हैं, वो अपने आप में काबिल तारीफ है. और देवकरण सर के फादर साहब भी यहाँ बिराजे हुए हैं, उनके बच्चे भी हैं. मुझे लगता है वो सब एक बहुत एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज के पात्र हैं. तो आप सब एक बार से दे दीजिए. और साथ ही मूर्ति सर हैं यहाँ पे. हम सब उनके सामने बच्चे हैं, हम कितना कुछ सीख रहे हैं उनसे. तो मुझे लगता है कि मैं सर के साथ एक प्लेटफॉर्म शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी एक सौभाग्य की बात है. सो थैंक यू सो मच. भी गर्व है. तो तालियां मुझे इस बात के लिए. तो आज का सेशन जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर है. मैंने इसको बहुत सिंपल रखा है. मेरा नाम मैं एक बार आपको रिपीट करता हूँ. मेरा नाम है डॉक्टर जयवर्धन सिंह और मैं फिलहाल मणिपाल यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा रहा हूँ. मेरा अभी तक का ओवरऑल 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है टीचिंग के अंदर फ्रेंच का. तो कोई भी आपको क्वेश्चन हो, बीच में आपको लगे कि कुछ पूछना है आपको, बीच में या एंड में आप डेफिनेटली पूछेगा. और पीपीटी बहुत सिंपल है ताकि हम जीरो से समझें कि फ्रेंच में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, इसको कैसे अकेडमिकली हम देख सकते हैं और कैसे हम इसमें अपना फ्यूचर बना सकते हैं. तो ये कुछ बेसिक पिक्चर्स हैं, कुछ इमेजेस हैं जो फ्रांस जब देश हमारे जहन में आता है, दिमाग में आता है, तो कुछ इस प्रकार के आईफिल टावर आप देख सकते हैं. ये फ्रांस का एक जो आप नक्शा देख रहे हैं, या ये जो आप देख रहे हैं सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, तो वो आपके सामने हैं. और लर्निंग फ्रेंच द ब्यूटीफुल फ्यूचर, मतलब इसके पीछे मैं एक आपको जो एक इंटेंशन देना चाह रहा हूँ कि जब आप कोई विदेशी भाषा सीखते हैं, इट्स नॉट अबाउट फ्रेंच, इट्स अबाउट एनी लैंग्वेज. तो एक नया फ्यूचर आपके लिए खुलता है, एक आपका एक नया व्यक्तित्व बनता है. जैसे सर ने कहा, मैं बिल्कुल उस बात से मैच करता हूँ अपनी बात भी, कि आपकी एक और पर्सनैलिटी बनती है. यू बिकम अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर. और ये पता भी नहीं चलता आपको कि आप कब बन जाते हैं, बिकॉज द वे यू बिहेव, the way you interact with people, that all happens in such a unobtrusive way. yeah, in a manner which is, you don't see it, आपको feel ही नहीं होता. And when you compare yourself with what you were maybe 10 years before, 5 years before, you feel that change. So that is the intention. चीज कौन सा है वो? उसका एक क्विज है एंड में. एंड एज सर राइटली मेंशन दैट जब हम किसी व्यक्ति से उसकी मातृभाषा में बात करते हैं ना, तो सीधे उसके हृदय में वो जाके टकराती है और उसको एक फील आता है. Yes. लेकिन आप जब उससे फॉरेन लैंग्वेज में बात करते हैं तो एक फील नहीं आता. सो ऑफ कोर्स नेल्सन मंडेला जी की बात है, बट देन वी ऑल रेजोनेट विद इट. तो आप मान लीजिए आप फ्रांस पहुंच गए और वहां पे कोई आपसे फ्रेंच व्यक्ति टूटी फूटी हिंदी में बात करेगा, तो आपको बड़ा अपनापन लगेगा, नहीं लगेगा? और उसी प्रकार से यदि कोई फ्रेंच व्यक्ति यहाँ आता है और आप उससे टूटी फूटी फ्रेंच में बात करेंगे, तो उसको भी बहुत एक होमली आप एटमॉस्फेयर देंगे. तो हमें एफर्ट ये करना है, हाउ टू मेक द अदर पर्सन एट ईज. सामने वाले व्यक्ति को हम कैसे ईज पे लेके आए, और ईज पे हम तभी ला सकते हैं व्हेन वी स्टार्ट विद द लैंग्वेज. एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द लैंग्वेज. हर चीज, हर बात भाषा से चालू होती है. वी ऑल हैव गोल्स फॉर आवर लाइफ्स. तो हम सबके कुछ ना कुछ गोल्स हैं, हम सब कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं अपने जीवन में. मैं यहाँ पे मानता हूँ कि फ्रेंच जो शब्द है, FRENC, जो फ्रेंच भाषा है, ये अपने आप में एक गोल है. क्योंकि F से हम मानते हैं वी हैव टू बी फोकस्ड. अगर हम R की बात करें तो वी हैव टू बी रियलिस्टिक, राइट? सो आई विल कम दिस साइड. वी हैव टू बी रियलिस्टिक. इफ आई टॉक अबाउट E, वी हैव टू बी एथिकल. आज के आप समाज और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज हैं एथिक्स के ऊपर. वी हैव टू बी एथिकल, राइट? वट एवर वी डू, हाउ एवर वी मूव अहेड इन लाइफ. न्यू फैशन, अपने आप को हम अपडेट करते हैं. मोबाइल फ़ोन तो अपना अपडेट करते होंगे आप? करते हैं. तो हमें भी अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको भी अपडेट करना है. साथ में वी हैव टू बी कैप्टिवेटिंग. मान लीजिए जो प्रेजेंटेशन में दे रहा हूँ, यदि आपको मैं कैप्टिवेट नहीं कर पा रहा हूँ अपनी बातों से, तो उसका कोई अर्थ नहीं है. तो हमें प्रयास करना है कि हमारी जो बात हम कहें वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इट कैन बी एनी लैंग्वेज, बट इट हैज़ टू कैप्टिवेट द अदर पर्सन. यू शुड बी एबल टू पुट अक्रॉस योर मैसेज, एंड इन द एंड यू हैव टू बी हम्बल, राइट? अभी सर की हमने पूरी जीवन यात्रा हमने देखी. सर ने जो अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्होंने बताया है ना, स्पोर्ट्स को लेके सर अभी भी कितने ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हैं. तो एक ह्यूमिलिटी हमें दिखती है, एंड दैट इज़ व्हाट कीप्स अस ग्राउंडेड. सो नो, दीज आर सम ऑफ द पैरामीटर्स आई फील कि अगर फ्रेंच में इस प्रकार से आपको दिखाना चाह रहा हूँ, तो इट्स नॉट एक्चुअली द लैंग्वेज, इट इज़ टू बी फोकस्ड, रियलिस्टिक, एथिकल, न्यू फैशन, कैप्टिवेटिंग एंड हम्बल. एंड यू कैन सी योर ड्रीम्स आर कॉलिंग. आई डोंट नो which button would you choose, red or the green one? Green one. Of course we have to choose the green one. So when you talk about French, this French, not the French as a language, and you dream big, and then you move with an international approach, then comes actually the French language as well.
So it is, you know, in continuation with everything. Now कुछ मैं स्टैटिस्टिक्स आपको बता देता हूँ, कुछ जो जनरल जो अंडरस्टैंडिंग है, आई एम श्योर आपको भी पता होगा कि अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज, फ्रेंच इज द ओनली लैंग्वेज दैट इज स्पोकन ऑल द 5 कॉन्टिनेंट्स. उसके अलावा इट इज़ द 5th मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज आफ्टर इंग्लिश, मैंडरिन, चाइनीज, स्पेनिश एंड अरबिक. एंड देयर आर 29 स्पीकिंग कंट्रीज वेयर फ्रेंच इज बीइंग स्पोकन एंड देयर ओवर 270 बिलियन फ्रेंच स्पीकर्स. तो जैसे आप फ्रेंच बोलना चालू करते हैं, जैसे अभी आप सबने एक शब्द बोला था, क्या था शुरुआत वाला शब्द? The moment you start, bonjour. The moment you, bonjour. चलिए, यहाँ पे कई लोगों को आती है, so that's great. So the moment you start speaking this very first word bonjour, you are a part of francophone world. जो francophone world है, जहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है, आप कह सकते हैं पर सर मैं तो सिर्फ एक शब्द या 2 शब्द बोलता हूँ. It doesn't matter. You have entered into that zone now. अब आप उस पूरी कम्युनिटी का एक हिस्सा बन चुके हैं जिसको हम बोलते हैं francophone world. And francophone world is a world where people speak French. It is just not in France. It can be any country where French is being spoken. चाहे बेल्जियम की आप बात करें, अफ्रीका के कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है, कनाडा आप जानते हैं वहाँ पे केबेक एक प्रोविंस है, वहाँ पे बोली जाती है. तो ऐसे जो पूरा हमारा यू नो स्पैन है पूरे अर्थ का, उसके ऊपर बहुत सारे पोर्शंस हैं जहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है. द मोमेंट यू स्टार्ट स्पीकिंग फ्रेंच, यू आर अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप. नाउ वाई फॉर इंडियंस, लाइक हम सब हिंदी बोलते हैं, आई मीन लार्जली आई कैन अंडरस्टैंड हम हिंदी बोलते हैं, हमारे मल्टीपल लैंग्वेज का बैकग्राउंड है, दैट ऑलवेज एड्स एज अ यू नो प्लेटफॉर्म फॉर अस टू मूव अहेड. फोनेटिक्स आर वेरी इजी फॉर इंडियन लर्नर्स. मेरा अपना अनुभव जो रहा है वो ये है कि फ्रेंच भाषा में जो भी सारे फोनेटिक्स हैं वो इंडियंस को बहुत इजीली आते हैं. आई मीन दे कैन इजीली मूव ऑन टू दोज. दूसरे देशों की यदि हम बात करें, जो भी हम विदेशी लोगों से मिले हैं जिन्होंने भी फ्रेंच बोलने का प्रयास किया है, आई हैव सीन इट पर्सनली दैट दे हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. आई डोंट से इट्स इम्पॉसिबल फॉर देम, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट विद इंडियंस इट इज़ वेरी ईजी. तो अगर आप इस लैंग्वेज का चैलेंज अगर एक्सेप्ट करना चाहें तो यू आर द राइट पब्लिक, वी आर द राइट पब्लिक टू मूव अहेड विद दैट. उसके अलावा वी डोंट हैव प्रेजुडिस. आप देखते हैं हम तो ये मानते हैं कि ना पूरी सृष्टि हमारा एक परिवार है, सो वी डोंट हैव प्रेजुडिस. कितना अच्छा हमारा एक बैकग्राउंड है, आप देखिए, विच रियली पुशेस अस टू टेक अप दिस लैंग्वेज वेरी इजीली. अपार्ट फ्रॉम दैट, वी डोंट हैव फियर ऑफ एनी फॉरेन कल्चर, लैंग्वेज और प्रोसेस ऑफ लर्निंग. यू नो, आपने देखा होगा कि भारत एक जो देश है उसने तो हमेशा सबका वेलकम किया है, हमने कभी किसी को कॉलोनाइज नहीं किया. आप देखिए हमारी इतिहास ये रहा है कि वी हैव नेवर कॉलोनाइज एनीवन, सो व्हाई वुड वी कॉलोनाइज एनीवन? सो वी हैव ऑलवेज बीन एम्ब्रेसिंग. हमने हमेशा सभी को गले लगाया. तो कोई भी विदेशी कल्चर आता है या लैंग्वेज आती है, वी आर ओपन टू इट. सो जो ओपननेस है जो हमारे कल्चर में ही है, ये सब एक बैकग्राउंड हमारा बनता है किसी भी विदेशी भाषा को सीखने का. उसके अलावा आई एम श्योर सर के साथ भी आप जुड़े हुए हैं और आप जर्मन में जितना भी आपने सीखा है या फ्रेंच भी जो लोग सीखना चाहें भविष्य में, तो दे कैन ऑल्सो बी डन इन अ वेरी प्लेफुल मैनर विच इंक्लूड्स गेम्स एंड सॉन्ग्स एंड ऑल काइंड ऑफ रोल प्ले. जो सर ने कहा था, जो रोल प्ले के थ्रू जो हमने देखा था उसके अंदर कि एक डॉक्टर और एक पेशेंट का जो एक रोल प्ले था, उस तरीके से भी हम लैंग्वेजेस सीख सकते हैं. नाउ in terms of personality development, now learning language is not just about learning a language. As I initiated ki it brings a total change in your personality. You do not stay what you were when you started learning a language. There is a shift that comes in your personality and you don't even get to know कि अरे मैं इतना बदल गया. एक change आ जाता है. The way you interact with people, the way you have your opinions on things. आपके जो पहले prejudice होते थे, जो आप बड़े judgmental होते थे, समय रहते रहते जब हम इतने लोगों से मिलते हैं तो हमारे judgmental approach में भी change आता है. And we start taking pauses and we start responding to people in a different way. We are not on the spot giving responses to people. तो ये जो एक change आता है वो एक भाषा से ही आता है. एक भाषा एक ऐसा माध्यम है जो एक window है to enter into a new culture. And that's how there is no doubt that learning French will expand your own personal universe with respect to the other French speaking world, but you might also come across yourself as a different person. When we see ourselves, I'm sure everyone who has been into languages, जब आप अपने आप को देखते हैं कि मैं 6 महीने पहले कैसा था या साल भर पहले कैसा था या 5 साल पहले कैसा था, you would feel a change in yourself. ये change एक ग्रेन की तरह होता है, एक बीज की तरह होता है जो एक वृक्ष का रूप लेता है, and you don't even get to know कि वो कब इतना बड़ा हो जाता है, and it changes your personality. This is something that I would like to tell कि language learning brings a change in your personality. That's very important. And of course, you feel a sense of accomplishment. जब आप कोई विदेशी भाषा सीखते हैं, मैं नहीं कह रहा कि we are the best, that's how the things are. No, but there is a change in how we deal things. There's a change in the way that we deal people around us. So that change, that new perspective, एक पूरे देश का कल्चर आपके यहाँ पे आ चुका है. आप सोचिए, आप भारतीय तो हैं, साथ में एक जर्मन व्यक्ति की तरह भी सोचते हैं, एक फ्रेंच व्यक्ति की तरह भी सोचते हैं. आप कितने एक मल्टी कल्चरल पर्सनैलिटी बन के आप रहते हैं, रहें कहीं पे भी, इंडिया में रहें, फ्रांस रहें या जर्मनी रहें, बट आपका जो ब्रेन है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो आपकी सोल है, इट बिकम्स सो मल्टीफेसेटेड. तो ये चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज कल्चर एटलीस्ट. नाउ हाउ टू गो अबाउट इट?
ऑफ कोर्स आपको पता है कि लैंग्वेजेस के अंदर लेवल्स होते हैं। जो यूरोपियन लैंग्वेजेस, स्पेनिश, जर्मन, हम इटालियन की बात करें, फ्रेंच की बात करें, इवन इंग्लिश की बात करें फॉर दैट मैटर, ये CECR जो है, कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस, उन्होंने उसको 6 लेवल्स में स्प्लिट किया है। We start with A1, then we go to A2, then we go to B1, then we go to B2, then we go to C1, and C2 is the level that we expect that is of a native level. So anything that you start with A1. Now the best part about these European certifications is that they are lifelong valid, which is not the case for some other languages. अगर IELTS की बात करें, उसकी वैलिडिटी 2 साल की होती है, या HSK जो एक चाइनीज़ भाषा का एग्जाम होता है, उसकी भी वैलिडिटी है। लेकिन ये जो एग्जाम्स हैं A1, A2, जो हम जिसको फ्रेंच में डेल्फ और डेल्फ कहते हैं, ये लाइफ लॉन्ग वैलिड है। यदि आपने एक बार ले लिया इनको, तो फॉर्चुनेटली अभी तो वो लाइफ लॉन्ग तक आपके चलेंगे, यानी आपका A1 का लेवल मेंटेन रहेगा टिल द टाइम यू आर देयर ऑन दिस प्लैनेट, एंड देन यू वुड टेक अनदर लेवल, एंड दैट्स हाउ यू इंक्रीज, एंड दीज लेवल्स आर एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। नाउ द थिंग इज, जैसे आप देखते हैं गोएथे इंस्टीट्यूट जो सर्टिफिकेट्स देता है हमारे को जर्मन के, उसमें भी ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। नॉर्मली हम कहीं से भी करें, इट्स वेरी गुड, बट देन यू हैव टू प्रूव देम। सो फ्रेंच में जनरली इट इज़ गिवन बाय द फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एंड देन व्हेन यू रिसीव दिस सर्टिफिकेट्स, आप इन सर्टिफिकेट्स के बेसिस पे कहीं पे भी आप हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा काम है जहाँ पे फ्रेंच की प्रोफिशिएंसी आपको दिखानी है, ये सर्टिफिकेट्स काम आएंगे। एंड दीज आर वैलिडेटेड बाय द French ministry, so they have their own existence. So that's very important that after having learnt it, after having done that little level of French, you have to validate. उसको हमें validate करना पड़ता है exams के through. Now, apart from learning French, there are also many competitions that happen on and off. बहुत सारी organizations ये competitions करवाती है, जैसे spell bee competition है जिसमें हम French के words हैं, मान लीजिए bonjour है, उसकी pronunciation जो है उसके साथ उसकी spelling क्या है, तो वो एक एग्जाम होता है जहाँ पे आप अपनी स्पेलिंग स्किल्स को आप बताते हो। साथ में काफ़ी सारे फ्रेंच ओलंपियाड्स होते हैं जहाँ पे क्विजेज होती हैं, और साथ में काफ़ी सारे नेशनल इंटरनेशनल एग्जाम्स होते हैं आपके फ्रेंच नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, विच ऑल्सो इज़ अ बेंचमार्क टू शो एंड टू टेल पीपल, सी आई नो फ्रेंच बट आई कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन एंड आई कैन स्टैंड माई चांस। तो ये सारी चीज़ें भी आपको फ्रेंच सीखते समय मिलती हैं। नाउ आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो हायर स्टडीज़ के लिए फ्रांस या यूरोप को एज अ फ्यूचर देखते हैं आप में से लोग जो यूरोप को देखते हैं एज अ प्लेस फॉर योरसेल्फ? सो व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रांस एज अ डेस्टिनेशन, देयर इज अ मिथ अमंग पीपल दैट क्या मुझे फ्रेंच आनी चाहिए बहुत अच्छे लेवल पे ताकि मैं फ्रेंच यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले पाऊँ। डेफिनेटली आपको फ्रेंच आनी चाहिए अगर आपको सोशल सेटअप में जाना है, बट हाँ जहाँ तक पढ़ाई की बात है, ऑफ कोर्स नॉट ऑल द कोर्सेज हैपन इन इंग्लिश। सारी पढ़ाई इंग्लिश में होती है, बट डेफिनेटली आपकी यूनिवर्सिटी के बाहर भी एक लाइफ है। उस लाइफ में यदि आप अपने आप को एक्सेल कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका एक सोशल एक सर्कल बने, देन फ्रेंच कम्स एज अ रेस्क्यू, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑफ कोर्स हाउ यू डू इज दैट every year more than 5,000 students from India they go to France, and it also opens up a lot of educational opportunities and they get placed over there. The interesting part is that once you have done your studies from France, you get an easy placement in France and you can continue your life over there. And also there are more than 3,500 institutions in higher education, and there are many century old universities as well. बहुत पुरानी बहुत famous universities हैं जो फ्रांस में हैं, and you can be a part of that. And at the same time एक तो उनका इतना पुराना इतिहास है, साथ में वो इनोवेशन और रिसर्च के अंदर भी बहुत हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ है। सो इट्स एन अमैलगमेशन ऑफ द टू एंड यू कैन चूज बिटवीन द टू ऑप्शन। नाउ एज सर वाज जस्ट नाउ टेलिंग इन द ब्रेक कि फ्रांस इज अ कंट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड लिटरेचर। आई एम श्योर आप सबको इस बारे में आइडिया होगा कि जो कितने सारे नोबल लॉरेट्स हैं वो फ्रांस से आए हैं। अगर हम बात करें कि प्रेस्टिजियस जो फिल्म फेस्टिवल है, कैन फिल्म फेस्टिवल है, वो फ्रांस में होता है। इंडिया से काफ़ी सारे हमारे स्टार्स जाते हैं। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट लॉट ऑफ इनोवेशन और जो सारे फ्रेंच फिलोसफर्स हैं, अगर आपने फिलोसफर्स के बारे में कभी आपने सुना है तो ज़्यादातर फ्रेंच फिलोसफर्स ही हैं जो अपनी बातें बताते हैं। तो अगर आप आई डोंट नो जस्ट रैंडमली गिव अ नेम, जैसे जॉन पॉल सार्त्र हैं, वो एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात करते हैं कि हमारा एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है उसके ऊपर, या कोई भी उनकी एक थ्योरी है, आप यदि उसको पढ़ते हैं अंग्रेजी में आप पढ़ सकते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट व्हेन यू रियली लर्न दैट थिंग इन दैट लैंग्वेज यू गेट टू नो द सेंस ऑफ दोज वर्ड्स एज वेल। क्योंकि कुछ शब्द होते हैं उनका जो एक फील होता है वो उसी भाषा में आता है, right? So if you are able to do that through language, to read those philosophers, I think your brain changes and how you perceive the world, that also changes. Of course there are a lot many films and songs, and TV5 Monde, TV5 Monde is one of the channels जो हम इंडिया में एक्सेस करते हैं, जहाँ पे हम सीख सकते हैं कि फ्रांस में और फ्रैंकोफोन वर्ल्ड में क्या चल रहा है। उसके साथ ऑफ कोर्स पेरिस और आईफिल टावर और जो ला विल ल्यूमियर, द सिटी ऑफ लाइट्स जो है पेरिस, उसको कहा गया है। सो कुल मिला के हमारी इंडियन बॉलीवुड मूवीज़ में भी आपने देखा होगा, आप कुछ रैंडम मूवीज़ का भी नाम लेंगे तो आपको फ्रांस और पेरिस तो आपको हमेशा सुनने को मिलता ही है, राइट? सो कहीं ना कहीं हमारा एक कनेक्शन तो है ही
उस देश से, उस कल्चर से, बट भाषा के माध्यम से जो एक एंट्री मिलती है हमें, ईजी एक्सेस, उसे हमें नहीं इग्नोर करना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस को हमें देखना चाहिए। अब यदि मैं जॉब प्रोस्पेक्ट्स पे थोड़ा सा फोकस करूं, तो होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी आर सम ऑफ द डेस्टिनेशंस wherein you can unleash your potential with coupling of this French language. तो आपकी जो भी पढ़ाई है उसके साथ यदि आप फ्रेंच को आप फ्यूजन करते हैं, you can have lot many options in these kind of sectors. Then of course there's wine tourism, there's cultural tourism, there's skiing destination, बहुत सारे नए नए sectors भी आ चुके हैं, but of course आपकी strength बहुत होनी चाहिए French language में, that is the prerequisite. Now, if I talk about scope, demand, career options and job opportunities, carrying on to the previous slide, there are lot many opportunities in banking and finance as well, fashion and retailing, automotive, luxury goods, aeronautics, international business, diplomatic services especially, education, and also in terms of translation, interpretation, proofreading and teaching. Of course, we are in that profession. There are also options which are unfolding in different international French brands such as AXA, BNP Paribas, Orange, Airbus, Alstom, काफ़ी सारी फ्रेंच कंपनीज है जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया है, एंड दे डोंट वांट टू हायर पीपल फ्रॉम फ्रांस बिकॉज उनको ऐसे लोग चाहिए जो यहाँ के लोकल लोग हों, जो यहाँ के लोकल सिस्टम को समझते हों और साथ में फ्रेंच बोलते हों। तो दे आर एक्चुअली लुकिंग आउट फॉर यू पीपल, फॉर अस who are from here, this land, who know the culture very well, but at the same time they know how to speak French. उन्हें फ्रेंच भी आनी चाहिए। तो हमें सिर्फ इतनी मेहनत करनी है कि हमें फ्रेंच सीखनी है और बाकी तो हमारा होमवर्क रेडी है इस कल्चर का, उसको कपल करना है, उसको हमें मिक्स करना है, मैच करना है फ्रेंच के साथ, एंड देन वी हैव टू मूव अहेड। दिस वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट। ये है इंग्लिश असिस्टेंट प्रोग्राम्स इन फ्रांस। आई वॉज फॉर्चुनेट टू हैव गॉन टू फ्रांस द फर्स्ट टाइम। मैं गया था आज के 11 साल पहले इस प्रोग्राम के तहत। ये फ्रेंच एम्बेसी का एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आप एज अ स्टूडेंट आप जाते हैं फ्रांस, फ्रेंच एम्बेसी के थ्रू आप जाते हैं और एज अ गवर्नमेंट वर्कर आप वहाँ काम करते हैं इन अ फ्रेंच स्कूल, और आप पढ़ाते हैं इंग्लिश। आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ानी है फॉर 7 months एंड यू आर पेड अराउंड 800 euros बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट ईच मंथ फॉर दो 7 months। जो प्री रिक्विजिट है इस प्रोग्राम में जाने के लिए, एक आपको B1 लेवल होना चाहिए आपका फ्रेंच में, साथ में एक आइल्स का जो एग्जाम होता है इंग्लिश का, उसमें आपका स्कोर जो बैंड 9 होता है टोटल, उसमें मिनिमम 7.5 होना चाहिए। यदि आपके पास 7.5 का इंग्लिश का बैंड है और साथ में आपके पास B1 का एक डेल्फ का सर्टिफिकेट है तो आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एज अधिकतम है 35 साल। यदि आप 35 साल से कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यू गेट अ चांस टू स्टे इन फॉर 7 months इन फ्रांस एंड दैट टू विद अ सैलरी ऑफ 800 euros एवरी मंथ। आई मीन एवरी ईयर अराउंड 250 इंडियन स्टूडेंट्स दे गो, वो हर साल जाते हैं। जो 7 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, आप फाइनेंशियली आप फ्री होते हैं, आपके ऊपर कोई मेंटल प्रेशर नहीं है, साथ में आप उस कल्चर को एक्सप्लोर करते हैं एंड ऑल्सो यू प्लान योर करियर। आपको पता चलता है मुझे करना क्या है, और इसका जो बाई प्रोडक्ट है, जो एक्चुअली मेन प्रोडक्ट है, वो ये है कि आप आपकी फ्रेंच को इतना सुधार देते हैं बिकॉज एवरी डे यू आर टॉकिंग टू पीपल इन फ्रेंच, बट एक्चुअली यू आर टीचिंग इंग्लिश टू दोज किड्स इन स्कूल। ये प्राइमरी स्कूल हो सकता है, मिडिल स्कूल हो सकता है और हाई स्कूल हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने क्या चूज़ किया है और आपने कौन सा शहर चूज़ किया है। एंड बिलीव मी, अगर आप सिंसियरली इस पे काम करते हैं तो फ्रेंच गवर्नमेंट विलिंगली वांट्स टू टेक इंडियन पीपल ओवर देयर। उनका मानना है कि जब इंडियन लोग इंग्लिश बोलते हैं तो बहुत स्पष्ट इंग्लिश बोलते हैं और इतनी अच्छी बोलते हैं कि वो समझ में आती है। सो आई डोंट आई एम नॉट पुटिंग एनी बायस फॉर अदर पीपल हु स्पीक इंग्लिश, बट हाँ, व्हेन वी, बिकॉज वी हैव लर्नड इट, हमने इसको सीखा है, तो हम जब सीखते हैं तो उसको बहुत अच्छे से करते हैं उस चीज़ को, राइट। और यदि हम हिंदी की बात करें तो ऑफकोर्स हिंदी भी हम बहुत अच्छी बोलते हैं, लेकिन कई बार हमारी मातृभाषा होती है तो उसको सिखाने में थोड़े चैलेंजेस होते हैं, लेकिन जो चीज़ हमने सीखी होती है तो कई बार वो सिखाने में बड़ी इजीली आती है। सो दैट्स व्हाई इंडियंस आर प्रेफर्ड largely in France for this kind of a profession. So this is something. Even China. Even China, yeah. Very much. Even Right. China wants English teachers Yeah, of Indian origin. of Indian origin, exactly. So that is what the reason is that we, since we speak very well, इसलिए आप देखते हैं आजकल इंडियन इंग्लिश एक अपने आप में एक नाम है। अमेरिकन इंग्लिश हो गई, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश हो गई, तो अपने आप में इंडियन इंग्लिश भी है। यानी हमारा जो तरीका है वो बहुत स्टैंडर्ड है, इट्स वेरी स्ट्रक्चर्ड, एवरीवन अंडरस्टैंड्स अस। सो दैट इज़ द ब्यूटी कि हम कोई भी सीखना चाहता है तो स्टैंडर्ड से सीखना चाहता है, एंड इंडियंस आर बेस्ट फॉर इट। सो यदि आपका अंग्रेजी में अच्छा कमांड है और आप उसको फ्रेंच के साथ जोड़ना चाहते हैं तो दिस इज़ अ ग्रेट प्रोग्राम फॉर ऑल ऑफ यू। आई वुड रियली पुश ऑल ऑफ यू कि आप इसको करें और 7 महीने तक आप एक्सप्लोर करके हैं फ्रांस को। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल फॉर 9 months, एट दैट टाइम इट वॉज 9 months, सो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू इवन ट्रैवल अक्रॉस यूरोप, बिकॉज आपका जो शेंगन वीज़ा होता है उसके बेसिस पे आप पूरा यूरोप घूमते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू नो योर सेल्फ। देखिए, लैंग्वेज लर्निंग का क्या है, कुल मिला के अंत ये है कि यू गेट टू नो योर सेल्फ। आप अंत में अपने आप को बेहतर जान पाते हैं। दैट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट यू हैव टू सी। There are lot many visits that happen at the French monuments and other places. You stay with French families
Also, you get a language certification by all these processes. If you talk about the international connections, फ्रेंच लैंग्वेज का अगर आप देखें तो ये यूनेस्को के अंदर 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक है. एंड ऑल्सो जो सारे इंटरनेशनल वर्किंग इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे भी फ्रेंच लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है. आई वुड नॉट नेम दम बिकॉज यू कैन सी इट. ऑल्सो फ्लुएंसी इन फ्रेंच इज़ इंपॉर्टेंट. अगर हमें फ्रेंच आती है लेकिन हम उसमें थोड़े दक्ष हैं, हम अच्छे से बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, लिख पाते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम चारों जो पैरामीटर्स हैं उन पे काम करें इक्वली. साथ में इट इज़ ऑल्सो कंसिडर द लैंग्वेज ऑफ डिप्लोमेसी. बहुत ही स्वीट और सॉफ्ट लैंग्वेज है और ये डिप्लोमेसी की लैंग्वेज है. इन द सेंस यू कैन रियली क्रिएट डिप्लोमेटिक रिलेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड. और ये भी हमें चाहिए. यू नो, पीस एंड डिप्लोमेसी समथिंग दैट कीप्स द ऑर्डर ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड इन स्टेट. दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड. एंड साथ में स्पीकिंग फ्लुएंट फ्रेंच इज इंपॉर्टेंट for an international career, since there are huge number of multinational companies headquarters, of course, across the globe and in India as well. I hope आप इनको recognize कर पा रहे हैं. कौन है ये दो लोग? बताइए. ये इनको तो आप जानते हैं. इनका नाम बताइए. Yeah, so that's Emmanuel Macron, right? So ये प्रेसिडेंट है फ्रांस के. अभी रिसेंटली आप देखिएगा, ये आई डोंट नो आपने अगर राजस्थान पत्रिका में खबर देखी तो ये इमानुएल लेनैन हैं और ये फ्रांस के एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर. इन्होंने अभी बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली है कि ऑफ कोर्स सुरक्षा परिषद में भारत की मौजूदगी ज़रूरी है. ये उस पॉइंट को आगे रेज कर रहे हैं. बट जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये वाला है जिसको मैं थोड़ा आपको दूसरी स्लाइड पे दिखाऊंगा. भारत और फ्रांस सामरिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं. उभरती हुई नई चुनौतियों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत करने को लेकर क्या योजना है. सो इनका रिस्पॉन्स है कि फ्रांस और भारत अच्छे बुरे समय में एक दूसरे के साथ रहें. बहुत इंपॉर्टेंट बात है. जब जिस देश के साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं तो आप देखिए कि एक उनकी एक्सेप्टेंस है उस देश में. हमारे यहाँ फ्रांस की एक्सेप्टेंस है, फ्रांस में इंडियंस की एक्सेप्टेंस है. सो एज अ कंट्री वी आर वेरी वार्म विद ईच अदर. और ये वार्मथ अगर हम उसका किसी भी तरीके से हम उसका लाभ उठा सकें करियर वाइज हमारे पर्सनल लेवल पे, सो इट्स द बेस्ट टाइम. इस भरोसे ने सामरिक क्षेत्रों में महत्वाकांक्षी सहयोग परियोजनाओं का आकार लिया है. हम रक्षा से लेकर अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों तक दोनों राष्ट्रों की स्वतंत्रता की अर्थपूर्ण सभी क्षेत्रों में साझेदारी के पक्षधर हैं और अगले 25 वर्षों के विजन पर काम कर रहे हैं. यानी आप देखिए कितना स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन चल रहा है इंडिया और फ्रांस के बीच में. दिस इज ऑन 24th, अभी इसी हफ्ते की बात है. अगला है कि क्या फ्रांस भारत में निवेश बढ़ाने का इच्छुक है, क्या इन्वेस्टमेंट होगा फ्रांस की तरफ से. इस दृष्टि से वे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें फ्रांसीसी कंपनियां भारत में रुचि रखती है. तो इनका जवाब है कि फ्रांसीसी कंपनियों ने भारत की आर्थिक सफलता में हमेशा विश्वास और निवेश किया है. आज भारत में 600 से अधिक फ्रांसीसी कंपनियां हैं. सो यू कैन सी द एक्सपेंस. मतलब 600 से ज़्यादा कंपनियां हैं फ्रांस की जो इंडिया में हैं और 4 लाख से अधिक कर्मचारी उत्पादन, आविष्कार और नवाचार में कार्यरत हैं. सो यू सी दैट हाउ दीज रिलेशंस आर फॉस्टरिंग. और आगे ये कहते हैं कि क्या क्रेता विक्रेता से आगे बढ़कर भी हम संयुक्त उद्यम यानी हम जॉइंट वेंचर्स पे काम कर पाएंगे. तो रक्षा उत्पादन के मामले में भारत की क्षमताएं बढ़े और वे आत्मनिर्भर बने. यू नो, आत्मनिर्भर इज द मेन वर्ड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो काफ़ी सारे इन्होंने उसमें सेक्टर्स की बात करी है. तो कुल मिला के जो इनका एक जो टेक था इस पॉइंट पे वो ये है कि इंडिया एंड फ्रांस आर मूविंग हैंड इन हैंड in a positive direction, and we as learners we can really make most of it. And when I say we can make most of it, it is only the fact that जब आप फ्रेंच भाषा सीखेंगे तब आप एक्चुअली वहाँ पे काम कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे. कुछ क्विकली मैं आपको कुछ और बेनिफिट्स भी बताता हूँ फ्रेंच भाषा के साथ में. फ्रांस के अलावा जैसा हमने जिक्र किया कि कनाडा, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड ऐसे कुछ डेस्टिनेशन हैं जहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है. It will be quite difficult to find a job or make friends or get things done if you don't speak the local language. We've already spoken about it. So a major tool is the language obstacle. अगर आपको language obstacles के ऊपर निकलना है तो आपको language आनी चाहिए. Knowing French will make your living experience. मैंने कहा कि आप फ्रांस यदि जाते हैं पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, बिना फ्रेंच भाषा के तो आपका काम चल जाएगा लेकिन आप जीवन नहीं जी पाएंगे. आपको अंततः तो समाज से जुड़ना पड़ेगा. And only you can get connected with the country is when you speak that language. No, pas de problème. So, all right, thank you, sir. So, if you really want to live your life over there, believe me, अगर आप फ्रेंच भाषा बोलेंगे, these people will open up to you like anything, right? They would open up their hearts to you. I mean, this is what happened to me when I first time went to France. They got to know that there is an Indian person जो फ्रेंच भाषा बोलता है. I had my complete timetable filled with dinners and lunches. Would you believe it? हर बार कोई ना कोई बुला रहा था, हमें भारत के बारे में जानना है, फ्रेंच भाषा के माध्यम से जानना है और एक इंडियन से जानना है. सो ये इस प्रकार का एक बैकग्राउंड बनता है कि एक इंडियन है जिसको फ्रेंच आती है. आप सोचिए जब आप एज एन इंडियन फ्रांस जाते हैं, आप पूरे देश का
मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए कि आप पूरे देश की सारी बातों को आप लेके जाएं, बट हाँ, दे सी इंडिया थ्रू यू, दे वुड लाइक टू नो इंडिया फ्रॉम यू एंड थ्रू द फ्रेंच लैंग्वेज। एंड एज आई सेड कि क्वेबेक एक प्रोविंस है कनाडा में जहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है, उसके लिए ऑफकोर्स आप डेल्फ और TCF एग्जाम्स भी दे सकते हैं अगर कनाडा आपका डेस्टिनेशन है, यदि आपने कनाडा के बारे में भी कोई इंटरेस्ट रखा है। आप कहते हैं मुझे कहीं नहीं जाना, आई हैव टू स्टे बैक टू माई इन माई कंट्री, इन माई स्टेट, इन माई सिटी, सो ऑफकोर्स जयपुर इज़ अ वेरी फेमस डेस्टिनेशन। आप जानते हैं सबसे ज़्यादा जो फुटफॉल होता है टूरिस्ट्स का, उसमें नंबर 1 पे आते हैं फ्रेंच टूरिस्ट्स। और आप जानते हैं कि कोई इंडिया आता है तो राजस्थान आता ही आता है, और राजस्थान आता है तो जयपुर आता ही आता है। तो आप भी यदि नहीं जाते हैं किसी भी कारणवश, तो आपको फ्रेंच लोग यहाँ मिल जाएंगे। सो यू विल हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन टूरिज्म सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, एंड ऑफ कोर्स यू नो जो जयपुर की एक पोजीशन है ओवरऑल वर्ल्ड मैप पे एज अ टूरिस्टिक डेस्टिनेशन, वो कहीं पे भी ऐसी नहीं है कि लोगों को नहीं पता वो क्या है सिटी। दैट्स अ पिंक सिटी एंड पीपल कम एंड सी इट। सो ऑफ कोर्स यू हैव लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन राजस्थान इटसेल्फ। ये कुछ कंपनीज़ हैं जो फ्रांस की हैं, जो इंडिया में काफ़ी अपना एक्सपेंस कर चुकी हैं, जैसे एयरब्यूस है, BNP पैरिबा है, कैपजेमिनी है, CWT है, पेक्नोर रिकार्ड है, रेनो है, सेंट-गोबाin है, स्नाइडर है, सोडेक्सो है। तो कुछ मैंने कंपनीज़ का नाम लिया, लेकिन जैसे वहाँ पे देखा 600 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो ऑलरेडी निवेश कर चुकी हैं इंडिया के अंदर। ये मैं थोड़ा सा आपके लिए स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ ये बताने के लिए कि आप एक बेसिक लेवल यदि कर लेते हैं फ्रेंच में, देयर आर जॉब्स, देयर इज अ प्लेथोरा, एक बहुत ह्यूज एक सेटअप है जॉब्स का जो आपका वेट कर रहा है। बेसिक था ये, मुझे लगा इट्स अ पैकेज बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट रेंजेस बिटवीन 2.75 to 5.5 lakhs per annum। नोएडा में है, एंड इट्स लाइक अ लैंग्वेज एक्सपर्ट। यू हैव टू डू समथिंग इन लैंग्वेज, राइट। आपको हो सकता है कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम हो, सो दैट कैन बी सीन इन द जॉब डिस्क्रिप्शन। अनदर इज बाय एक्सा बिजनेस सर्विसेज, दैट्स अगेन बिटवीन दिस रेंज 0 से 2 years, एंड दिस इज फॉर B1 एंड अबव। तो B1 एक लेवल है जो आपको करना है, उसके बाद दे विल एब्जॉर्ब यू प्रोवाइडेड यू आर अ ग्रेजुएट। आप ग्रेजुएशन आपने करी है, BCom करी है, BA करा है, BBA किया है, जो भी आपने टेक्निकल पढ़ाई करी, उसके साथ आपने B1 लेवल लिया फ्रेंच में, जॉब्स आर वेटिंग फॉर यू। एंड देन एक और है जैसे फ्रेंच लैंग्वेज एक्सपर्ट है, 5 days वर्किंग है, सैटरडे संडे ऑफ है, फिक्स्ड है कि ऑफ है, UK शिफ्ट टाइमिंग्स है, कोई भी ग्रेजुएट चलेगा। फ्रेंच में B1 और B2 भी चल जाएगा लेवल। 0 से 3 years का एक्सपीरियंस है, एंड दिस इज व्हाट दे पे अस। आई एम जस्ट सेइंग इट इज जस्ट इनिशिएशन, ये सिर्फ एक शुरुआत है। आप आगे इतने डोर्स खुलते हैं कि आप कई बार यू एंड अप इन दैट कंट्री इटसेल्फ। आप फ्रांस के प्रोसेस में जुड़ के फ्रांस पहुंच जाते हैं, आप कनाडा के प्रोसेस में जुड़ के कनाडा पहुंच जाते हैं। दैट हैपेंस एक्चुअली बिकॉज व्हेन द कंपनी सीज यू ग्रो, व्हेन द कंपनी सीज कि दिस person has a lot of potential and can be promoted to a higher level, they would absorb you and they would take you to the the parent company. So that happens very frequently. एक और मुझे दिखा था असिस्टेंट मैनेजर B2 सर्टिफाइड फ्रेंच लैंग्वेज लेवल चाहिए, 10 to 16 lakhs का ये पैकेज बता रहे हैं। ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस थोड़ा चाहिए इसमें, 8 से 10 साल का, बट ऑफ कोर्स जैसे जैसे आप बढ़ते हैं तो आपके पैकेजेस भी बढ़ते हैं। शुड बी अ B2 सर्टिफाइड, शुड बी अ ग्रेजुएट, and should have some experience of 7 years in customer service industry. So this is a portal wherein you can always check what are the options for you, right? So they all put their job postings over there. आप देखिए, चेक करिए, और आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग आप जॉब सेलेक्ट कर सकते हैं। What I'm trying to say is that एक तरफ आप हैं, हम हैं जो लैंग्वेज सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, एक तरफ खूब सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हम जुड़ेंगे कब, हम मिलेंगे कब? वो हम तभी मिलेंगे जब हम एक राइट अप्रोच लेके आगे बढ़ेंगे और हमें पता है हमें जाना कहाँ है। आजकल कोई भी कोई लैंग्वेज सीखता है तो इंटरेस्ट इज गुड, बट अनलेस देयर इज एन आउटकम, कोई आउटकम नहीं होता उसका कोई मतलब नहीं है। हम सभी एक दिशा में चल रहे हैं कि इसका कोई हमसे पूछता है कि आप सीख रहे हो फ्रेंच, क्यों सीख रहे हो? अब बहुत पहले तो मुझे लगता है 15-20 साल पहले लोग कहते बस शौक है मेरा। आज टाइम की वैल्यू है, आप वो चीज़ करते हो जिसका कोई आउटपुट होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि मैं कोरियन सीख रहा हूँ, अच्छा तो बहुत स्पेसिफिक लैंग्वेज है, क्या करोगे कोरियन में, ये अगला प्रश्न होता है। सो यू शुड बी नोइंग व्हाट योर पर्पस इज। I am nowhere putting Korean down or Japanese down. I'm simply trying to saying any language that you pick up, you should have an objective. You should have a goal कि मुझे इसके प्रति आगे बढ़ना है, इतना समय मुझे लगेगा, and I will end up having a job in my hand. That will be my first step to success. उसके बाद मैं शायद 2-3 साल काम करके अगले में जाऊँगा, and in the end I might lead to France. I might end up in Canada. I might go to Belgium. I don't know. If I am open, anywhere in the world I can settle. अगर हम बात करें स्कॉलरशिप्स की, अगर आप पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं तो फ्रेंच गवर्नमेंट खूब सारी स्कॉलरशिप्स देती है इंडियन स्टूडेंट्स को, हमें और आपको। इसमें कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जो बैचलर लेवल पे मिलती हैं, कुछ स्कॉलरशिप आपको मास्टर लेवल पे मिलती हैं, कुछ रिसर्च के लेवल पे मिलती है, कुछ एक्सचेंज के लेवल पे मिलती हैं। इसका जो लिंक है वो मैं देव सर के साथ शेयर कर दूंगा, वो आपको बता देंगे। लेकिन मैं सिर्फ एक बैचलर्स लेवल की आपको जो है स्कॉलरशिप्स का बताता हूँ। उसका नाम है चारपाक बैचलर स्कॉलरशिप।
इसमें आपको 860 यूरोज मिलते हैं मंथ के, और आपका फ़ी वेवर हो जाता है वीज़ा का और पढ़ाई का, कोई आपको फ़ीस नहीं लगती यहाँ पे। सोशल सिक्योरिटी आपको वहाँ पे मिलती है पूरी, और आपको असिस्टेंस मिलती है, हेल्प मिलती है कि आप अफोर्डेबल एक आपके लिए अकोमोडेशन ढूंढ सके। तो ये एक सेटअप होता है। और ये क्रूज़ जो है वो वहाँ की एक लोकल जो नेशनल लेवल पे जो एक एजेंसी है वो आपको हाउस ढूंढ के देता है ताकि आपको एक सब्सिडाइज रेट पे मिल जाए। और उसके साथ आप एक CAF काफ भी अप्लाई करते हैं, जो हमने भी अप्लाई किया था। उसमें आप यदि स्टूडेंट हैं, आप कमाते नहीं हैं, तो आपको 50 से 60% रिफंड हो जाता है आपका दिया हुआ किराया। तो काफ़ी सारी सुविधाएं हैं, बट ये कि हमें बहुत अलर्ट होना पड़ेगा और टाइमली उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सो ये था UG और PG दोनों लेवल पे यही बेनिफिट्स मिलते हैं। बट UG आप 23 एज के अंदर हो तब अप्लाई कर सकते हैं, और PG 30 के नीचे होने चाहिए आप, ये एज का क्राइटेरिया है। उसके अलावा कुछ और स्कॉलरशिप्स हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। फ्रेंच प्लस साइंस स्कॉलरशिप्स हैं, आईफिल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। देयर इज ह्यूज लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप्स, यू हैव टू जस्ट सी व्हाट फिट्स फॉर यू। उसके अलावा कुछ स्कॉलरशिप्स इंडियन ट्रस्ट्स जो हैं एजुकेशन उन्होंने भी दी हैं, जैसे ले ग्रैंड एम्पावरिंग स्कॉलरशिप है, या अम्बा दाइमा स्कॉलरशिप है, या बामन समंदरी स्कॉलरशिप है। ये सारी स्कॉलरशिप्स हैं वो जो एजुकेशन ट्रस्ट्स हैं, ये एम्बेसी नहीं दे रहा, ये ट्रस्ट्स दे रहे हैं, बिकॉज दे ऑल्सो वांट कि कल्चर है, या फिर हम बात करें पेंटिंग है, सिनेमा है, इसका भी प्रचार प्रसार हो। तो अभी मैं आपके लिए एक स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ जो कल ही मुझे मेल आया था, ताकि मैं आगे उसको फॉरवर्ड करूँ। ये कॉल था अम्बा दालमिया स्कॉलरशिप्स के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए ही है। दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम इज नेम्ड after late Amba Dalmia, daughter of Dr. Gun Dalmia of the Dalmia Group, and it supports Indian women applicants जो pursue करना चाहते हैं अपनी स्टडीज़ फ्रांस में, म्यूज़िक में, थिएटर में, स्पोर्ट्स में, आर्ट्स में, स्कल्पचर, सिनेमा, बैले, ओपेरा, पेंटिंग, फोटोग्राफी, ओनोलॉजी एंड culinary स्टडीज़। ये यदि आपका सेक्टर है तो गर्ल्स के लिए है, ऑफकोर्स बॉयज़ के लिए भी है, या जनरल में भी काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स हैं, तो ये हम अप्लाई कर सकते हैं। यानी गवर्नमेंट और जो ट्रस्ट्स हैं वो हमें हेल्प कर रहे हैं कि हम फ्रांस जाएँ, अपनी पढ़ाई मान लीजिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। वी हैव टू वेरी अलर्ट, वी शुड नो, हमारा होमवर्क बड़ा अच्छा होना चाहिए। अगर होमवर्क आपने अच्छा कर रखा है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। लास्ट में मैं चाह रहा था आपसे एक डायलॉग करूं, थोड़ा सा आपको फ्रेंच बुलवाएं। रेडी हैं आप लोग? चलिए। ओके, सो दैट्स अ वेरी लिटिल डायलॉग। आई थॉट कि आज का मेरा क्या आउटकम है इसका, इस छोटी सी सेशन का आउटकम है कि आपकी क्या लर्निंग है, आप क्या लेके जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ शब्द लेके जाएं अपने साथ और उनको याद रखें। तो ये शब्द है, कोई पढ़ना चाहेगा इस शब्द को? मुझे तो लगता है आपको ऑलरेडी आती है फ्रेंच, तो साथ, या वेरी गुड, साथ में बोलिए बोंजूर। आगे बोलिए Bonjour. Bonjour. वेरी गुड। अच्छा, तो ये जो शब्द है इसका प्रोनाउंसिएशन साथ में बोलिए सावा। Ça va? या Ça va? वेरी गुड। वंस अगेन रिपीट करेंगे, बोलिए Ça va? हाँ। तो थोड़ा सा इसको सॉफ्ट शावा। करेंगे, इसको श की जगह स बोलेंगे, राइट? तो साथ में बोलिए सावा। और यू हैव टू टेक अ क्वेश्चन टोन। सो व्हेन आई से यू हैव टू टेक अ क्वेश्चन टोन, ये प्रश्न पूछना है आप। सावा? Ça va? Ça va? वेरी गुड। क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है? सावा कैसे वो सब ठीक है? सावा सब बढ़िया, राइट? और इसका उत्तर बड़ा ही आसान है, बोलिए वी। वंस अगेन वी। Oui. और जो प्रश्न Oui. था ना, Oui. वेरी गुड, जो प्रश्न क्या था, अब उसको एफर्मेटिव वे में बोलना है, बोलिए सावा। Ça va? और धन्यवाद के लिए क्या बोलेंगे? Merci. वेरी गुड, रिपीट कीजिए, बोलिए मेर्सी। सो मैं आपसे Merci. पूछूंगा, Merci. मैं आपको बोंजूर कहूंगा, आप बोंजूर में जवाब दीजिएगा। मैं आपसे सावा प्रश्न करूंगा, आप उत्तर दीजिएगा, और फिर आप धन्यवाद दीजिएगा। चलिए, बोंजूर। सावा? Bonjour. Oui, ça va, Oui, merci. ça va, merci. तो whenever you meet any French person, और जिस प्रकार से विदेशी लोग हमसे नमस्कार करते हैं, हमें बोलते हैं इस प्रकार से, हमें अच्छा लगता है, तो आप भी उनको बोल सकते हैं bonjour, ça va? तो आई एम श्योर दे वुड फील वेरी हैप्पी एंड दे वुड रिस्पॉन्ड टू यू बाय सेइंग वी, ça va, merci, which means yes, सब ठीक चल रहा है, थैंक यू, राइट? और आप यदि चाहें तो 3-4 वाक्य अपने ऊपर बता सकते हैं, बिकॉज वो इतने खुश हो जाएंगे आपको सुनने के लिए कि और कुछ बताइए। सो आप अपना नाम बोल सकते हैं, बोलिए साथ में bonjour, je m'appelle, once again, je m'appelle, Je Je m'appelle. m'appelle. very good, what is je m'appelle? My name is, और आपका जो नाम है वो यहाँ रखेंगे। सो जैसे मेरा नाम जय है तो मैं बोलूँगा bonjour, je m'appelle जय, और आप भी अपना नाम उस तरीके से बोलेंगे। उसके बाद अगला एक सेंटेंस देखते हैं, साथ में बोलिए je suis, once again, je suis, Je suis. very good, je suis étudiant, Je suis once again, étudiant. étudiant, Studio. Étudiant. very good, once again, one last time, एक बार फिर से ट्राई कीजिए, बोलिए étudiant,
étudiant. Very good. That is for a boy. If a boy were to say I'm a student, this boy would say je suis étudiant. Je suis étudiant. And for a girl, the word is slightly different. उसमें हो जाएगा pronunciation étudiante. Once again, étudiante. So of course a girl will say, right? So आप अपना नाम बताएंगे. Bonjour, je m'appelle Jay, je suis étudiant. क्या लगता है क्या है ये सेंटेंस? I mean, तो रिपीट कीजिए और बोलिए je suis. Once Je again, suis. je suis indien. Je suis Once again, indien. very good. और थोड़ा अच्छे से बोलिए indien. पूरा एक साथ बोलिए Indien. je suis indien. Je suis indien. Very good, perfect. क्या मतलब है इसका je suis indien? I am Indian. Perfect. और एंड में Thank you. Merci. तो मुझे लगता है कि Merci. यदि आप इतना सा बोलेंगे तो आप किस लेवल पे इम्प्रेस करेंगे फ्रेंच व्यक्ति को आप सोच सकते हैं. यदि एक फ्रेंच व्यक्ति हिंदी में वाक्य आपके सामने बोले तो आपको लाइफ टर्म याद रहेगा वो व्यक्ति कि मुझे फलानी जगह एक व्यक्ति मिला था फ्रेंच, उसने हिंदी में ये 5-7 बातें बोली थी मुझे, राइट? सो आई जस्ट क्विकली रन थ्रू विद ऑल व्हाट आई हैव जस्ट सेड. सो यू कैन रिपीट आफ्टर मी एंड से bonjour, ça va, Bonjour. oui ça va, Oui, ça va, merci. merci, je m'appelle, Merci. je Je suis m'appelle étudiant, suis je suis étudiant. indien, merci. Indien. Merci. इसमें डाउट है कुछ आपको? नहीं. कुछ ऐसे शब्द जो अंग्रेजी में भी पाए जाते हैं और वो फ्रेंच ओरिजिन के हैं, तो बेहतर यही है कि यदि हम फ्रेंच सीख चुके हैं तो हम उनको फ्रेंच स्टाइल में बोलें तो बहुत बढ़िया रहेगी बात. जैसे एक ये शब्द है जो वेरी गुड, आप जानते हैं शब्द को, तो एक बार रिपीट कीजिए मेरे साथ और बोलिए déjà vu. एक बार Déjà फिर से vu. बोलिए déjà vu. déjà vu, So, Déjà déjà vu. vu. कुछ आइडिया आपको déjà vu मतलब? कुछ ऐसी चीज जो ऑलरेडी देखी हुई सी लगती है ना? déjà मतलब ऑलरेडी एंड व्यू मतलब सीन. समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी, ऐसा लगता है ना इसका पूर्वाभास है, ऐसा हुआ हुआ है मेरे साथ, उसको अंग्रेजी में और फ्रेंच में बोलते हैं déjà vu. चलिए एक और शब्द ट्राई कीजिए इसका प्रोनाउंसिएशन. बोलिए फासाद. वंस अगेन Façade. फासाद. façade, फासाद इज बेसिकली द फ्रंट वॉल ऑफ अ बिल्डिंग. जो सामने की दीवार होती है किसी बिल्डिंग, उसको फासाद बोलते हैं. फ्रेंच और अंग्रेजी में एक ही वर्ड है. थर्ड वर्ड आप पढ़ सकते हैं. Encore. वेरी गुड. या तो पढ़िए साथ में, बोलिए encore. रिपीट Encore. encore. encore होता है वंस अगेन. मान लीजिए आप किसी म्यूजिकल परफॉर्मेंस में गए, आपको सिंगर का गाना बहुत अच्छा लगा, तो आप क्या बोलेंगे जोर से? encore. 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 encore means once again. That is to tell the other person कि बहुत आपने अच्छा किया, पुनः कीजिए. encore. और ये अंग्रेजी में बोला जाता है. नेक्स्ट दिस वन. बोलिए souvenir. Souvenir. वेरी गुड. Souvenir. बोलिए souvenir. So souvenir are the memories or the little things जो आप लेके आते हैं कि घूमने जाते हैं, souvenir लेके आते हैं. कोई चाबी का छल्ला है, कोई फोटोग्राफ है, कोई पेन है, तो वो souvenir है. हाँ वेरी गुड. काफे. काफे आपको पता है, ये ई पे मात्रा है इसलिए आपने इसको ए पढ़ा, तो ये काफे है, राइट? काफे. आगे पढ़िए. क्या लगता है आपको क्या है ये? Bon voyage. What does that mean? Bon voyage. Have a nice यात्रा. trip. Have a nice trip. Trip. Exactly. Happy journey. तो आप रिपीट कीजिए और साथ में बोलिए bon voyage. Once again. Bon voyage. और थोड़ा अच्छे से सुनिएगा तो अच्छे से बोलेंगे आप. बोलिए bon voyage. bon voyage, और अंत में Okay. कैसे पढ़ते हैं तो, है ना? ये तो अंग्रेजी, ये अंग्रेजी में है शब्द. Bouquet. Bouquet. बोलिए बुके. बुके हम कहते हैं ना, Bouquet. बुके ऑफ फ्लावर्स. बुके ऑफ फ्लावर्स देते हैं तो हम इसको, आप देखिए आज तक आप इसको बुके ही पढ़ते आ रहे थे, बुके, लेकिन दिखता ही ऐसा है शब्द. तो कुल मिला के फ्रेंच के अंदर कई चीजें पढ़ी जाती है, कई चीज नहीं पढ़ी जाती है. दैट इज द स्ट्रगल, बट दैट्स नॉट द एंड, दैट्स जस्ट द बिगिनिंग. सो आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे इन शब्दों को तो अंग्रेजी में भी आप अलग से दिखेंगे, राइट? सो यू हैव टू मेक एन एफर्ट एंड आई थिंक दैट्स इट. सो मेर्सी beaucoup. तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहें मुझसे फ्रेंच से रिलेटेड, किसको बोलते हैं? देखिए जॉब के लिए आप यदि जाते हैं तो यहाँ पे सिंपल सा तरीका है कि आप यहाँ की पढ़ाई करके जा रहे हैं या वहाँ पढ़ाई करना चाह रहे हैं. कैसे आप यहाँ से पढ़ाई करके वहाँ जाना चाह रहे हैं? सो देन द लिटिल स्ट्रगल इज दैट व्हाट वी हैव सीन इन आवर एक्सपीरियंस कि आप यदि वहीं से ही पढ़ाई करते हैं, मान लीजिए आपने MBA वहाँ से किया है, तो यू हैव मोर ऑफ चांसेस टू बी एब्जॉर्ब्ड इन द सिस्टम. सो इट वर्क्स डिफरेंटली देन जर्मन. जो अभी सर ने बताया, मूर्ति सर ने बताया, उसका पूरा डिफरेंट एक सिस्टम है.
फ्रांस का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि आप यहाँ की पढ़ाई करके भी वहाँ जाके कोई जॉब कर सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको जॉब्स दिखाई, आप इंडिया में जॉब करते हैं एंड देन यू एंड अप गोइंग टू दैट स्पेसिफिक कंट्री, और आप वहाँ से अपनी पढ़ाई करें। पढ़ाई करने का भी एक तरीका है जो मैंने आपको बताया, एक संस्था है जिसका नाम है कैंपस फ्रांस। कैंपस फ्रांस वो ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है हम इंडियंस के लिए ऐसी पढ़ाई ढूंढने के लिए जो हमारे इंटरेस्ट की हो, और हमें हेल्प करती है स्कॉलरशिप्स के थ्रू हम उन पढ़ाई को कर पाएँ फ्रांस में, इंग्लिश मीडियम में, लेकिन साथ में यदि हमें फ्रेंच आती होगी तो वी विल बी वेल इंटीग्रेटेड इन द सिस्टम। उसके बाद आपकी जॉब लगना तो तय है एंड देन यू स्टे देयर। सो दैट इज द वे। जो अभी सर ने सिखाया उसका डिफरेंट तरीका है फ्रांस में जॉब प्राप्त करने का। Sir, if I will complete my degree from Germany, Yeah, then I move French. Yeah. Language must have. of course. I mean, but then how Working profession, like working professionals can work in English. लेकिन मुझे लगता है कि हमारा जीवन वर्किंग के अलावा भी है, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो हमें रिलैक्स तभी करेगा जब हम उस सिस्टम में एब्जॉर्ब हो पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप काम पे तो रहेंगे तो अंग्रेजी में आपका काम चल जाएगा, बट उसके बाद क्या, वीकेंड्स पे क्या करेंगे आप? वीकेंड पे आप फ्रेंच में ही बात करेंगे और उन लोगों से बात करेंगे, देन ओनली यू विल कनेक्ट विद देम, और वो आपके लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ भी खोलेगी वो जगह, बिकॉज जब आप लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे तो आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ और नए आपको जॉब पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी। तो मुझे लगता है कि language learning is very important. Learning German and going to France makes sense, but not complete sense. You have to have a strong hold of French as well. अब आप जो टूरिज्म जो है वो इंडिया का ही, तो आप उनको सिखाना चाहेंगे? हाँ, तो यदि आप टूरिज्म में जाना चाह रहे हैं तो देखिए ऑफ कोर्स आपको अपना सेक्टर चूज करना पड़ेगा कि आप राजस्थान या नॉर्दर्न इंडिया देखते हैं या सदर्न इंडिया देखते हैं कई लोग। फिर आपको अपनी हिस्टोरिकल नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। यहाँ के जो गढ़ किले हैं, मैंने आपके वीडियोस वगैरह देखे थे, आपके जर्मन के अंदर आप सर साथ गए थे तो वो सब आपने बताया था। तो लैंग्वेज तो एक माध्यम है, लेकिन आप सोचिए आपकी कल्चरल और हिस्टोरिकल नॉलेज कितनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यदि वो है फिर उसको आपको चेंज करना है फ्रेंच भाषा में, राइट। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट ऑफकोर्स वो जो आपका जो एक कार्ड होता है वो आपको लेना होता है, वो एग्जाम फाइट करना पड़ता है आपको। बट उसके साथ जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप ये जो पढ़ाई पढ़ते हैं A1, A2, B1, B2, उसके साथ आपको आपकी टूरिस्टिक नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम जो टीचर्स हैं वी आर गुड इन फ्रेंच, बट हम उस तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं हैं जो एक एक हेरिटेज की जो बातें करता है व्यक्ति, एक टूरिस्ट के साथ जो गाइड रहता है उसका एक एक्सपीरियंस होता है, तो वो आपको जाकर सीखना पड़ेगा ग्राउंड पे। बिगिनिंग सेम होती है, ठीक है। सब लोग जो टूर गाइड्स वगैरह बनते हैं वो भी यही लेवल से चलते हैं, पर B1 के बाद वो एक्स्ट्रा पढ़ाई करते हैं अपने डोमेन स्पेसिफिक। मान लीजिए उनको बात करनी है लेट्स से अबाउट फोर्ट्स, अबाउट किंग्स, अबाउट द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, तो उनको वो चीज़ें फिर फ्रेंच में पढ़नी पड़ेगी। तो B1 तक आपका कॉमन पेज चलता है, फिर उसके बाद आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो आप ऑफकोर्स टेक्निकल चीज़ें पढ़ेंगे, आपको अगर टूरिज्म लाइन में जाना तो आप वो पढ़ेंगे, अगर आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जाना तो आपको वो चीज़ें पढ़नी है। तो इट ऑल डिपेंड्स, बट ऑफकोर्स द बेस इज सेम, बिकॉज वो बेसिक है, ग्रामर है, आपकी वोकैबुलरी है, वो सेम चलती है, क्योंकि वो तो दिनचर्या की बात है। उसके बाद आफ्टर B1 यू ब्रेक इनटू स्पेसिफिक फील्ड, so that is very important. That's again as any language. So the more time you give, the more easy it becomes for you. The thing is कि generally for A1 level it takes 6 months. फिर आप A2 पे जाते हैं, again it takes 6 to 8 months. Then you go to B1 level, it takes 8 to 10 months, and then B2. So it all depends. It depends आपका कितना इंटरेस्ट है, आप कितनी इंटरेस्ट के साथ हर दिन आप मेहनत कर रहे हैं. It can also shrink to a period of 3 months. A1 की पढ़ाई 3 महीने में भी श्रिंक हो सकती है, प्रोवाइडेड आप कितना टाइम दे रहे हैं। तो इससे ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है कि कितनी देर में होता है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी एनर्जी दे रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं, कितना हार्डवर्क कर रहे हैं और कितना उसका रंग आ रहा है। टाइम भी दे रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा तो फिर तो जिंदगी पड़ी है पढ़ने के लिए, बट इट शुड ऑल्सो रिफ्लेक्ट। सो 3 months to 6 months इज एन एवरेज टाइम फॉर ईच लेवल। सर आई हैव अ क्वेश्चन। बताइए सर अगर दो लैंग्वेज में अच्छा नॉलेज हो तो इंडिया में 2 लैंग्वेज के लिए भी किसी कंपनी में अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए? डेफिनेटली कंपनीज ऐसे एक्सपर्ट्स को चाहती है कि जो 2 से ज़्यादा भी लैंग्वेजेस सीख के आएँ। फिर डिपेंड करता है कि जैसे मैंने कहा कि आप फ्रेंच के बेनिफिट से आप फ्रांस पहुंच गए मान लीजिए, और वहाँ पे फिर जर्मन लैंग्वेज की भी ओपनिंग है, तो आप सोचिए आप उस जर्मन ओपनिंग को भी केटर कर पाएंगे और आपका फ्रेंच नॉलेज भी है। सो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे फील्ड्स खुलते जाएंगे, बट द ओनली थिंग इज आपका होमवर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। होमवर्क वर्ड बड़ा गलत इमेज थी जब हम बच्चे थे, होमवर्क मिलता था घर पे आके होमवर्क करने का कभी शौक नहीं था, लेकिन होमवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मतलब है कि आप कितने तैयार हैं। हमें नहीं पता कि हमें, आपने इससे प्रश्न पूछा कि क्या मुझे 2 लैंग्वेजेस से फ़ायदा मिलेगा, हमें नहीं पता, बट क्या हम हमारी तैयारी बंद कर दें इस चक्कर में? ऑफ कोर्स नॉट।
बी रेडी, यू नेवर नो, और जब अपॉर्चुनिटी आएगी तब इतना लेट नहीं हो जाए कि काश मैं कर लेता या मैं कर लेती। आप पहले ही रेडी रहेंगे तो ऑफकोर्स। और जनरली ये देखा गया कि एक लैंग्वेज यदि आपने सीख ली है तो दूसरी लैंग्वेज बड़ी इजीली अकोमोडेट हो जाती है, क्योंकि आपका दिमाग इतना खुल जाता है, इतना एक्सेप्टिंग हो जाता है हर चीज़ के प्रति कि इट बिकम्स ईजी फॉर यू। सो ऑफकोर्स डबल लैंग्वेज इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर यू। एनी अदर क्वेश्चंस पीपल इन द ऑनलाइन वर्ल्ड? So translator is someone who translates the documents or the written things, and interpreter who does the interpretation. जो कोई व्यक्ति कह रहा है मैं interpret कर रहा हूँ उसको, it can be on the spot or it can be delayed. तो translate तो करना, उन documents को translate करना A भाषा से B भाषा में, और interpretation हो गया कि आप उसकी बात को interpret कर रहे हैं, right? उसमें भी face to face में दो होते हैं, एक तो on the spot और एक delayed। तो ऑन द स्पॉट बहुत क्विक होना चाहिए, जैसे जो पॉलिटिकल डिप्लोमेट्स जब जाते हैं उनके साथ एक इंटरप्रेटर रहता है, उसको एकदम क्विक होना पड़ता है, हाथों हाथ वो बात बोलनी है बिना टाइम गैप लिए। जैसे आपने देखा होगा जब कोई कॉम्पिटिशन्स होते हैं जहाँ पे कई लोग अपनी भाषा में बोलते हैं तो एक साथ में इंटरप्रेटर खड़ा होता है, वो हाथों हाथ ट्रांसलेट उसको इंटरप्रेट करता है, ट्रांसलेट भी बोलते हैं कई बार हम रॉन्गली उसको, और कई बार होता है डीलेड जिसमें आप बोल देते हो फिर आपको टाइम मिलता है, आप उसको इंटरप्रेट करते हो। इट डिपेंड्स कि वो उसकी अर्जेंसी क्या है, उस इंटरप्रिटेशन की उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अकॉर्डिंगली होता है। तो ट्रांसलेशन इज द ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट and what you're saying verbally, translating that is interpretation. सर जर्मन की तरह इसमें भी वर्क ट्रेनिंग होती है? इसमें भी वर्क ट्रेनिंग होती है जैसे हाँ ठीक है, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है यहाँ पे, तो ऐसा कुछ क्लियर कट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि वो वाली ट्रेनिंग होती है, बट हाँ आप वो ट्रेनिंग फ्रांस में करते हैं, वो ट्रेनिंग स्कूल्स में जाकर, राइट, एंड यू हैव टू फाइंड देम। कैंपस फ्रांस की साइट पे यदि आप जाते हैं और आपको जिस तरीके की ट्रेनिंग करनी है तो उसके लिए आपको वो पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि जो आप जर्मन भाषा में कर रहे हैं बड़ी डायरेक्ट और स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स की आप बात कर रहे हैं, विच फेच यू अ जॉब इन दी एंड। जैसे आपने बात की थी अभी, हम मेडिकल लाइन की बात करी थी, तो उसी तरीके से आपको वो वाली पढ़ाई ढूंढनी पड़ेगी, बट उसमें जहाँ मैं समझ पाया हूँ अभी तक फ्रेंच के अंदर इट लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, वो थोड़ा लंबी चलती है पढ़ाई, वो पूरी एक डेफिनेट पढ़ाई होती है, उसके बाद यू एंड अप हैविंग अ जॉब इन दैट। उसमें यहाँ का बैकग्राउंड मैटर नहीं करता कि आपने किस सब्जेक्ट से बात किया है? नहीं, क्योंकि वो फ्रेश चालू होगी वहाँ पे, वो जीरो से चालू होगी। तो ऑफकोर्स आप ग्रेजुएट हैं तो फिर वो मास्टर्स लेवल पे चालू होगी, अगर आप स्कूल खत्म करके दूसरे सब्जेक्ट में किए फिर भी हाँ नहीं, तो वो देखेंगे कि आपकी जो बैकग्राउंड है पढ़ाई का वो उससे मैच हो रहा है नहीं हो रहा। डेफिनेटली अगर नहीं हो रहा होगा तो दे वुड रिफ्यूज यू। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी बैकग्राउंड के होंगे तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि उसके प्रीरिक्विजिट्स होंगे। सो इफ इट इज अ मेडिकल लाइन दैट दे वुड वांट टू हैव यू इन, दे वुड सी कि आपका बैकग्राउंड क्या है। तो आई एम श्योर फॉर दैट वी कैन ऑलवेज डिस्कस मोर। कैंपस फ्रांस की जो साइट है उस पर आप जाके इसके बारे में पता कर सकते हैं। आपको यदि फिर भी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे देव सर के थ्रू लिखिएगा, आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट, राइट। एनी अदर क्वेश्चंस? सर ऑन एन एवरेज फ्रेंच तो कैसे बन सकते हैं? सॉरी आई डिडंट गेट द क्वेश्चन। सर अगर फ्रांस में जाके टीचर बनना है, मान लीजिए इंग्लिश टीचर बनना है, तो उसके लिए क्या रिक्विजिट होगी? ओके, फ्रांस में जाके इंग्लिश टीचर बनना है, अगेन मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने आपको एक प्रोग्राम बताया था इंग्लिश असिस्टेंटशिप प्रोग्राम, यदि आप उसके थ्रू जाते हैं तो आपको उसमें B1 लेवल करा होना चाहिए फ्रेंच में, साथ में आइल्स का स्कोर जो है वो आपका 7.5 एंड अबव होना चाहिए। आप अप्लाई करते हैं, एक बार पहुंचने के बाद आप अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा सकते हैं। तो हमारे जो कुछ मित्र थे वो आज के 10 साल पहले गए थे, उन्होंने रिन्यू करवाया अपना कॉन्ट्रैक्ट 5 साल तक, फिर उसके बाद वो ओवर हो गया तो उन्होंने वहीं पे ही प्राइवेट स्कूल्स में अप्लाई कर दिया इंग्लिश के अंदर, और वो वहाँ प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं। तो ये एक एंट्री मिलती है आपको कि आप गवर्नमेंट सिस्टम से जुड़ जाते हैं। तो जब आपको प्राइवेट लोग एब्जॉर्ब करते हैं तो यू ऑलरेडी हैव अ बैकग्राउंड ऑफ टीचिंग वन एंड यू हैव एन एक्सपीरियंस, तो फिर आप गवर्नमेंट से प्राइवेट में शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन सीधे गवर्नमेंट स्कूल्स में इंग्लिश में अप्लाई करना इज अ ट्रिकी थिंग, बिकॉज दे वुड प्रेफर कि एक फ्रेंच नेटिव को वो इस चीज़ के लिए रखें। तो सर हमें पढ़ाई के जो हमारे यहाँ पर बैचलर है या मास्टर्स है वो वहाँ पे वैलिड होगी, और सैलरी क्या होगी? हाँ, तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि आप यदि इंग्लिश पढ़ाना चाह रहे हैं वहाँ पे, तो कोई भी ग्रेजुएट है जिसका आइल्स का स्कोर है 7.5 एंड अबव, और साथ में उसका फ्रेंच का लेवल B1 एंड अबव है, वो अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने का मतलब है कि यू गेट एन एंट्री, आप उस सिस्टम में एक बार एंटर हो जाते हो, आप 7 महीने पढ़ाते हो, उसके बाद अपना आप एक्सटेंशन ले सकते हो उसी गवर्नमेंट स्कूल में, आप एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, फिर आपको एक और एक्सटेंशन मिलता है, फिर एक और एक्सटेंशन मिलता है, लुकिंग एट योर वर्क एंड द वर्क दैट यू हैव डन, and in the end when your extension and your contract gets over you can apply in private schools at the same base। यानी वही आप ग्रेजुएट थे, वही आपका B1 था और वही आपका आइल्स स्कोर था, लेकिन अब आपके पास एक्सपीरियंस हो गया है, तो दैट वुड हेल्प यू टू फाइंड अ बेटर जॉब इन अ प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, सैलरी कैसी होती है? सैलरी कैसी होती है दैट अगेन डिपेंड्स। तो जैसे मैंने आपको कहा कि 800 यूरो है, तो अब आप इंटू करके देख लीजिए कि 800 यूरो है, व्हाट डज इट फेच यू, दैट इज द
कंप्लीट सैलरी यू गेट. बट प्राइवेट स्कूल्स में अगेन आपको सैलरी ज़्यादा मिल सकती है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है आप डिमांड करते हैं, and that is what you get. So it starts from 800 to 1000 euros, but what I'm saying is only for 15 hours. मैंने जो आपको 800 यूरो बोले हैं वो सिर्फ 15 घंटे के हैं. यदि आप उससे ज़्यादा आवर्स इन्वेस्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स वो उसी तरीके से बढ़ जाती है. तो मैं जो आपको प्रोग्राम बता रहा था इनिशियली वो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जिसके अंदर 15 आवर्स आपको पढ़ाना होता है हफ्ते में, एंड देन यू गेट 800 यूरोज पर मंथ. बट व्हेन यू गो बियॉन्ड 15 आवर्स ऑफ कोर्स योर सैलरी इंक्रीजेस एज वेल. सर मतलब कितने साल रहने के बाद हमें पीआर मिलती है, या सिटीजनशिप का वहाँ पर क्या सीन है, डुअल सिटीजनशिप है या सिंगल है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए. पीआर के लिए अगेन आपको कुछ समय वहाँ पे स्पेंड करना होता है, आपको फ्रेंच का एग्जाम देना होता है. दे वुड ओनली गिव पीआर टू पीपल हु स्पीक फ्रेंच एंड स्पेशली एट अ लेवल ऑफ C1 और C2. सो आफ्टर हैविंग स्पेंट 5 years over there and having a level of C1 or C2 midway between the two, then you apply for that, and then they see your level and accordingly they grant you or they refuse you. फ्रेंच मतलब तो हमारी इंडिया की ओके पीआर तो हो गया, लेकिन अगर सिटीजनशिप के लिए कुछ अलग प्रोसीजर है? किस चीज़ के लिए? स्टूडेंट्स के लिए? सिटीजनशिप नागरिकता के लिए. सिटीजनशिप ओके ओके ऑफ कोर्स. उसके बाद फिर यू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप एंड देयर आर लॉट मोर प्रोसेसेस. I mean, we can discuss that later on perhaps. It takes time. There are certain procedures. sir. I'll let you know. Maybe you can drop a message to me. I'll get back to you on that. थैंक यू सो मच सर. Okay. Thank you. दैट्स सर इंग्लिश जो इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स है जी. उनमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है? अगर मतलब फ्रेंच करें तो कहाँ तक करें कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर? Okay, that's an interesting question because जो हम सब लोग पढ़ा रहे हैं वो लोग गवर्नमेंट जॉब में, एक तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आपको नौकरी मिल सकती है, राइट? नहीं, हाँ, पढ़ाई क्या होनी चाहिए? ऑफ कोर्स पढ़ाई होनी चाहिए कि आपका मास्टर्स होना चाहिए उसके अंदर फ्रेंच में, तब आपको एंट्री मिलती है. साथ में नेट का एक एग्जाम, नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो करा हुआ होना चाहिए. तो फिर आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर आप लगते हो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में. तो वो एक सबसे एंट्री पॉइंट है. मास्टर्स में अलग में कर रखा है जी. उसके अलावा हमें अगर आप जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हो हाँ तो जैसे जर्मन में C1 होता है, जी C1 होता है, जी. तो जो फ्रेंच है, हाँ. उसमें कहाँ तक होना चाहिए? मैं वही कह रहा हूँ आपको, यूनिवर्सिटीज़ जो है बड़ा अनफॉर्चुनेट है सिस्टम कि वो A1 A2 B1 B2 C1 C2 को रिकॉग्नाइज यूँ नहीं करती कि उससे आपको नौकरी मिल जाएगी, राइट? बिल्कुल अपफ्रंट है, बड़ा ही ब्रूटल आंसर है मेरा, नहीं करती रिकॉग्नाइज. लेकिन बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको लिसनिंग रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी उस लैंग्वेज में तो करना पड़ेगा. तो हमने भी वो किया. साथ में आपको अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन बढ़ानी, जिसको कहते हैं BA किया आपने फ्रेंच भाषा या जर्मन में, MA किया फ्रेंच या जर्मन में, और फिर आपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया नेट की परीक्षा को पास करने के बाद. तो मतलब आप ये कह रहे हो कि जो इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई करते हैं, ठीक है, जी. फ्रेंच सीखते हैं, जी. वो एलिजिबल नहीं है वहाँ पे? वो एलिजिबल एज पर डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है. अब उनके लिए वे आउट क्या है? उनके लिए वे आउट ये है कि यदि उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया है जर्मन में या फ्रेंच में, लेकिन उन्होंने B1 कर लिया है, तो उनको डायरेक्ट एंट्री मिलती है मास्टर्स के अंदर जाने के लिए. अच्छा, मास्टर्स वो मास्टर्स कर सकते हैं MA फ्रेंच MA जर्मन में. ऑफकोर्स उनका एंट्रेंस एग्जाम होता है, कई जगह नहीं होता है, डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी. फिर वो मास्टर्स कर सकते हैं. तो ऐसा नहीं कि उनको क्या शुरू से स्क्रैच से ग्रेजुएशन करना, नहीं. वो उन्होंने जो भी पढ़ाई करी है B1 तक की या उसके ऊपर तक की, उसके आधार पे उनको MA में एंट्री मिल जाएगी. एंड दैट्स हाउ दे कैन एंड अप बीइंग अ गवर्नमेंट. जैसा कि मैंने सुना है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी गवर्नमेंट जॉब हाँ निकालते हैं. उसके अंदर जो B1 या हाँ C1 जो कर जी, उसमें लेते हैं, उसमें लेते हैं डेफिनेटली. यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान या बाकी यूनिवर्सिटीज में जब क्रंच आता है, क्वालिफाइड पीपल मिलते नहीं है, एकदम से ज़रूरत पड़ती है, तो दे हायर देम एज वेल. फिर वहाँ पे क्वालिफिकेशंस को हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर सकते हैं. एम्बेसीज के अंदर अगेन दे हैव कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स. जो एम्बेसी के अंदर आप जैसे यंग फ्रेश लर्नर्स जिनको फ्रेंच आती है, दे टेक देम ऑन प्रोजेक्ट्स एंड दे पे देम ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स. इट्स नॉट अ परमानेंट जॉब. It's not permanent. It's not permanent. There are certain jobs which are permanent, but not every job. But largely people go there, they work there, and they get an experience. And afterwards, they either change their job, they go back to some of the companies, or maybe they stay in the system, और फिर वो आगे contract को renew करवाते रहते हैं. Okay. तो इसका मतलब ये है कि जो इंस्टीट्यूट्स के द्वारा पढ़ रहे हैं, बी फ्रैंकली, हाँ. उनके लिए प्राइवेट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, गवर्नमेंट में कम. इसका मतलब देखिए, जो यूनिवर्सिटीज टीचिंग की बात करें तो वहाँ पे तो उनको एक एंट्री मिलेगी. इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वो, बट दे हैव टू गो बैक टू द सेम ट्रैक ऑफ समवन हु इज लर्निंग थ्रू यूनिवर्सिटीज, जिसने ग्रेजुएशन किया. वो कि उसको भी उस पार है. लेकिन कहीं पे भी हम ये नहीं कह सकते कि वो उससे कम है. ऑन द कॉन्ट्ररी, आई फील दे आर इक्वली टैलेंटेड. जिसने B1 किया, जिसने ग्रेजुएशन किया, वो इक्वली टैलेंटेड होते हैं. तो इसमें कहीं नहीं. और कई बार होता है कि वो आउट परफॉर्म कर जाते हैं यूनिवर्सिटी सिस्टम से आए हुए बच्चों को MA के दौरान.
It all depends. So it all depends. As he asked me कि कितना समय लगता है, it all depends how much time and energy do you invest in that language. ओके So तो that will सर give you जैसे returns. जो फ्रेंच होता है उसका लास्ट क्या होता है, जैसे जर्मन के अंदर C1 होता होगा सर, हाँ, C2 so that's again जैसे मैंने शुरू में कहा था कि यूरोपियन लैंग्वेजेस को उन्होंने 6 लेवल्स में ब्रेक किया है. C2 is the highest one, which is like a near native level. आप नेटिव के समकक्ष बात करते हैं. That is what it is. ओके तो मतलब जो फ्रेंच के अंदर मान लो B1 भी कर रखा जी. है तो उसे मास्टर्स करने में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है. ऑफ कोर्स अगर वो यूनिवर्सिटी टीचिंग में, हम लोग टीचिंग फ्रेटर्निटी में है तो हम लोग ने भी यही रूट लिया था. मैंने वही रूट लिया था. आफ्टर हैविंग डन माय B2 आई जंप्ड ऑन टू माय मास्टर्स इन फ्रेंच बिकॉज आई हैड टू डू इट फ्रॉम स्क्रैच. सो आई थॉट कि अब मैं ग्रेजुएशन तो नहीं कर सकता वापस पीछे जाके, तो मैं इसी को आगे मास्टर्स में ले जाऊँ. थैंक यू सर, थैंक यू. एजुकेशन सिस्टम का नियम फॉलो करना पड़ता है कि एमए के द्वारा ही आप. जी बिल्कुल. अगर आप टीचिंग में एज एन ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आप जा रहे हैं यूनिवर्सिटी टीचिंग में, तो ऑफ कोर्स मास्टर्स है, फिर उसका नेट है, फिर PhD है, तो ये सारी आपको पढ़ाई करनी होती है. आई मीन दैट्स व्हाट वी हैव डन एंड वी आर इनटू दैट सेक्टर. देयर इज अ लिटिल क्विज आई हैव पुट. सर आप एक बार मैं इसको बैक कर सकता हूँ, और एक क्योंकि अभी आपने तो मेरे से प्रश्न पूछा, मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं आपसे थोड़े बहुत प्रश्न पूछूं. बस 2 मिनट का एक छोटा सा एक्टिविटी होगी, एक बैक करके. हाँ ये वाला. So let me see if you really followed this thing well. इसको आप बड़ा कर देंगे. हाँ ठीक है, चलिए. So how do you say hello in French? Bonjour. मतलब आप देखिए कितना obvious था आपके लिए, तो बहुत अच्छी बात है. यानी आपने अच्छे से सुना इस सेशन को. That is a feedback for me rather. चलिए बहुत बढ़िया. बहुत फेमस मॉन्यूमेंट है और बॉलीवुड में भी आपने इसका बहुत रेलेवेंस देखा. तो कहने का मतलब है कि आप इतना इसको ऑब्वियस ले रहे हैं, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है. यानी आप इस कल्चर से बहुत घुले मिले हैं. यू नो इट. आई मीन यू शुड बी प्राउड ऑफ इट. वी माइट इग्नोर इट. यार सर ये कोई बड़ी बात तो नहीं है ना. बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, बट आप इसके अंदर की बड़ी बात ये समझिए कि कितना कॉमन है हमारे लिए. यानी फ्रांस के जो मॉन्यूमेंट्स हमारे लिए कितने कॉमन है. आप कहेंगे सर सारे तो नहीं ना, पर ये एक तो है. यानी आपकी नॉलेज है, आप कहीं ना कहीं इनकाउंटर हुए हो. तो दैट इज समथिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट एक बेस बना हुआ है. हमारा जो एक कल्चर है वो बाहर के कल्चर को इतना इजीली एब्जॉर्ब करता है. चलिए एक और ट्राई करते हैं. कोई जानता है पेरिस को? पेरिस. हाउ डू यू से पेरिस इन फ्रेंच? फ्रेंच भाषा में पेरिस को कैसे बोलते हैं? पारी. पारी. और स्पेलिंग PARIS, but you don't pronounce S, you say Paris. बताइए कौन कौन से 3 कलर्स हैं फ्रेंच फ्लैग में? Blue, white, red. Okay. Red, blue, white. Okay. Yeah. So you call it bleu, blanc, rouge. Bleu is blue, blanc is white, and rouge. So bleu, blanc, rouge, which is blue, then white and red. That's correct. चलिए बताइए. हाँ बताइए. हाउ डू से? Je m'appelle. Oh wonderful. Je m'appelle. आप वो कहीं ना कहीं देखिए आपके दिमाग में, आपने थोड़ा बहुत रिटेन करा उसको. चलिए could you answer this question? कौन सी कॉन्टिनेंट में है फ्रांस? Europe. Europe, right? Europe is the right answer. पूरा नाम कोई बता सकता है? Emmanuel Macron. Right. Emmanuel Macron. That's correct. Cafe. बताइए. Yes, sir. चलिए गुड. सो जो आपने कहा मैं उसको सम अप करता हूँ. आप शायद ये कहना चाह रहे हैं je suis indien. Yes, sir. मुझे एक्चुअली मैं समझ गया, मैं आपके मन की बात समझ गया था एक्चुअली. Does anyone know what is the Euro? That's correct. What is this? Cheese. That's correct. Cheese. I don't know. चलिए, that's correct. That's a French cheese, right? That's Roquefort. Mbappe. That's correct. अभी ये थे अभी वर्ल्ड कप के अंदर. You must have seen him, right? So very famous. ये जो The film festival. या एग्जैक्टली दैट्स कान फिल्म फेस्टिवल जिसका हमने जिक्र किया था, राइट. सो ये है. और आखिरी प्रश्न
Why is France called hexagon? इसको hexagon कहते हैं. Because it is in the shape of a hexagon. Very good. Because it is in the shape of a hexagon. ये षटकोण की तरह से इसको हम hexagon कहते हैं. That is इसका एक और synonym है. Lexagon बोलते हैं French में. Alright, that's it. Thank you. Merci beaucoup. Merci. Merci, sir. Thank you so much, sir. So I will leave my details with Devkaran sir in case if you want to take any kind of help. आपको पूछना है आगे इसमें क्या करियर है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई और डाउट है, आप सर को लिखिएगा, सर मुझे रूट कर देंगे वो क्वेरीज एंड आई विल बी इन टच विद यू. गिफ्ट को कादो, CADEAU, कादो. कादो. सो ऑफ कोर्स अभी अब आपको हंसी आई उसकी साउंड सुनकर, हमें भी हंसी आई होगी पहले दिन, फिर धीरे 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 इतना नॉर्मलाइज हो जाता है कि यू डोंट लाफ एनी मोर. और आप देखिए जो हमने शुरुआत में बात की थी ना, वो यही बात थी कि आप इतना जर्नी को ट्रैवल करते हो कि वो चीज़ इतनी नॉर्मल हो जाती है आपके लिए कि आप भूल जाते हो कि अच्छा मैं पहले दिन हंसा था क्या, हाँ मैं हंसा था पर मुझे अब याद नहीं. वो आपके लिए होमवर्क है. आप ढूंढेंगे, आप सर को मैसेज करके वॉइस रिकॉर्डर भेजेंगे, सर मुझे भेजेंगे, मैं ओके करके आपको भेजूंगा. Excuse me, sir. हाँ, तो उससे पता चलेगा कि आपने कितनी मेहनत से उसको ढूंढा या नहीं ढूंढा. मेहनत करेंगे तो मिल जाएगा आपको. राइट? Excuse me, sir. यस प्लीज. Yes, sir. इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं वो फ्रेंच में भी थोड़े बहुत फेमिलियर होते हैं क्या सर? थोड़े बहुत नहीं, सारे सेम हैं. 26 के 26 सेम है और प्रोनाउंसिएशन अलग है बस. ओके सर. Alright, so if as I mentioned कोई और भी डाउट हो please feel free because if I can be of some help to you I'll be very grateful. जी? Of course आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट इंडेफिनेट सारे होते हैं, मेहनत उतनी लगती है. आई डोंट नो आपने क्यों पूछा है प्रश्न कि थोड़ा आसान है क्या काम फ्रेंच सीखना, ऐसा तो नहीं है ना. मतलब इट इज़ इक्वली टफ. द क्वेश्चन विच कम्स अप इज कौन सी लैंग्वेज ईजी है. हम सब ये पूछते हैं, कोई लैंग्वेज ईजी नहीं है, सब लैंग्वेजेस टफ हैं, सब मुश्किल हैं. एक्चुअली टू लर्न समथिंग न्यू इज टफ बट दैट डजंट मीन दैट यू डोंट हैव टू लर्न इट. आपका इंटरेस्ट, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लेस इट इन फ्रंट ऑफ यू एंड देन मूव अहेड. सब चीज़ें आसान हो जाएंगी. एंड ऑफ कोर्स एक्सपर्ट्स हैं आपके पास, हम लोग हैं आपके पास, हम आपको हेल्प करेंगे. Right, so thank you once again and my best wishes to you. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Great, thank you so much, Thank you. Merci, merci beaucoup. आप लोगों ने इनको ज़्यादा फ्रेंच तो नहीं सिखा दी है, आप लोगों को नहीं, बहुत enthusiasm है इनमें. क्लास में कंटिन्यू रहना है. डेफिनेटली जय भी बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है, मैं इनको बहुत सालों से जानता हूँ. 2011 में मैंने अमित यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था और उसके बाद में आपने भी तुरंत ही कुछ टाइम बाद में ज्वाइन कर लिया था. हाँ, आपने भी. राइट. सो तब से 2012 से हम साथ में हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व भी करते रहते हैं, कि बीच में छुट्टी भी काटते रहते हैं कि थोड़ा सा कूल रहो. मैं तो कूल ही रहता हूँ, लेकिन मेरे एक छोटे से इनविटेशन पे आप आए, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ आपका. हम सब लोग एक्चुअली प्रोफेसर सर आगे, तो मैंने कहा कि सर के बहाने से इनको भी बुला लेता हूँ. राइट? मैं तो सर आपके कहने पे आया हूँ और ऑनेस्टली आई वुड रियली लाइक एवरीवन टू गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू सर, क्योंकि सर मतलब सर जिस इंटेंशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो इंटेंशन इट्स लाइक हेल्पिंग द सोसाइटी. अब इसका बाय प्रोडक्ट क्या है कि लोग सफल होकर निकल रहे हैं, वो बाय प्रोडक्ट है. बिलीव मी, पहले वो तो बाय प्रोडक्ट, वो तो आप सफल हो जाएंगे, लेकिन जो इंटेंशन सर के मन में है वो ये है कि टू मेक अ चेंज इन द सोसाइटी. सो रियली हैट्स ऑफ टू यू और आई एम वेरी प्राउड टू हैव अ फ्रेंड लाइक दैट. हम लोग लगातार जो भी एक्सपर्ट्स हैं लैंग्वेजेस में, अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस से हम लोग लेके आएंगे. मेरी ये इच्छा है. आज जैसे सर के साथ हमने एक छोटा सा सम्मान समारोह किया, हमारा मन तो ये है कि अलग अलग लैंग्वेजेस के इस तरह के एक्सपर्ट्स को, क्योंकि हम लोग ई लैंग्वेज स्टूडियो, फॉरेन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो हम चाहते हैं कि अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग हमको यहाँ पे हमारे पास आके और गाइड करें हमको. हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे और इंटरेस्ट हम में लैंग्वेज के प्रति बना रहे, हम लोग मोटिवेटेड रहें अपने आप. सर ने जैसा बोला कि जॉब्स वगैरह तो बाई प्रोडक्ट है, आप लोग दिल से अगर करोगे तो डेफिनेटली आप वो सब अचीव करोगे जो आप चाहते हो. थैंक यू सो मच. थैंक यू ऑल ऑफ यू. आप सब लोग आए और फिर मिलेंगे जल्दी. थैंक यू. Down, sir.